धरती का एक कोना ऐसा भी है जहां तक इंसान आज भी नहीं पहुंच पाया है। और सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि अर्थ का ये कोना कहीं और नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां की कैनिबल ट्राइब यानी कि नरभक्षी जनजाति वर्ल्ड की लास्ट अनटच्ड ट्राइब है। एक अमेरिकन सिटीजन जिसने इलीगली इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की लेकिन वो जिंदा लौटकर नहीं आ पाया। बाकी दुनिया से कभी इनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये लोग आज भी दुनिया की लास्ट स्टोन एज ट्राइब माने जाते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आज भी ट्राइबल लाइफ जीते हैं, जंगलों में रहते हैं, इंसान का खून पीते हैं, शैतान की पूजा करते हैं और यहाँ ह्यूमन लॉज नहीं बल्कि जंगल का कानून चलता है। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम मार्स और मून तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी धरती का एक कोना ऐसा भी है जहां तक इंसान आज भी नहीं पहुंच पाया है। जिसने भी यहां जाने की कोशिश की वो या तो इस आइलैंड के किनारे से ही लौट आया या फिर हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। और सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि अर्थ का ये कोना कहीं और नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ही है, जहां पिछले 60,000 सालों से जीते जागते आदमखोर लोग रहते हैं जो इंसान को जिंदा खा जाते हैं। वेलकम टू अनदर मिस्टीरियस एपिसोड ऑफ द 2 AM शो। आपका ये होस्ट इस बार आपके लिए लाया है एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां की कैनिबल ट्राइब यानी कि नरभक्षी जनजाति वर्ल्ड की लास्ट अनटच्ड ट्राइब है। इंडियन ओशन से घिरा 7 स्क्वायर किलोमीटर का ये छोटा सा आइलैंड इतने डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है कि सैटेलाइट्स भी इसे स्कैन नहीं कर पाते। हालांकि दुनिया इसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और यहाँ के लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज कहती है, लेकिन ये नाम भी इन्हें हमने ही दिया है। ये लोग खुद को क्या कहते हैं और इनकी ट्राइब का रियल नेम क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। शॉकिंग राइट? वेल, इससे भी ज्यादा शॉकिंग है 2018 में इस आइलैंड पर हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक अमेरिकन सिटीजन जिसने इलीगली इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की लेकिन वो जिंदा लौटकर नहीं आ पाया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज को उसकी डायरी जरूर हाथ लगी जिसमें उसने लिखा था, हे ईश्वर, ये आइलैंड तो शैतान का आखिरी गढ़ है। नवंबर 2018 में 26 साल का यह अमेरिकन लड़का जिसका नाम जॉन एलन चाओ था, उसने इलीगली इंडिया के इस रेस्ट्रिक्टेड आइलैंड पर जाने का फैसला किया। जॉन ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास वाले एक आइलैंड के लोकल फिशरमैन को $25,000 की ब्राइब दी और उन्हें कन्विंस किया कि वो उसे इस आइलैंड पर छोड़ आए। 14 नवंबर 2018 की रात जॉन उन फिशरमैन के साथ अपनी इस एडवेंचरस जर्नी पर निकला। उसने जानबूझकर रात के अंधेरे में यह सफर शुरू किया ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड्स उसे देख ना पाएं। उसके पास एक गोप्रो कैमरा, कुछ सिजर्स, एक कयाक यानी छोटी नाव, कुछ ड्राइड फिश, एक फुटबॉल और एक बाइबल थी जिसे वो सेंटिनलीज लोगों को गिफ्ट करना चाहता था। 15 नवंबर की सुबह जब वो इस आइलैंड के पास पहुंचा तो उसने अपने साथ आए लोकल फिशरमैन को आइलैंड से कुछ दूरी पर रुकने के लिए कहा और अपनी कयाक निकालकर खुद इस आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो इस आइलैंड पर उतरा तो अचानक घने जंगलों से 2 सेंटिनलीज ट्राइब के लोग हाथ में बो एंड एरो लेकर बाहर आए और उन्होंने जॉन पर हमला कर दिया। उस वक्त तो जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से वापस भाग आया, लेकिन जॉन की क्यूरियोसिटी ने उसे वापस इस आइलैंड पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ घंटों बाद जॉन इस आइलैंड के नॉर्थ शोर पर उतरा तो उसे एक बच्चा और एक जवान लड़की मिली जिनके हाथ में भी बो एंड एरो थे। जॉन ने अपने साथ लाए गिफ्ट्स जमीन पर रखे और दूर हट गया। सेंटिनलीज बच्चे ने जॉन के दिए गिफ्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया तो जॉन ने हिम्मत करके अपने हाथ में पकड़ी बाइबल उस बच्चे को देने की कोशिश करी,
लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से जॉन पर तीरों से हमला होने लगा। फॉर्चुनेटली जॉन की बाइबल बीच में आ गई और जॉन की जान बच गई। वो पलटकर भागा, लेकिन उसकी कयाक शोर से गायब थी। जॉन ने अपनी पूरी जान लगाकर इंडियन ओशन में स्विम करना शुरू किया और किसी तरह उन फिशरमैन की बोट तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही जॉन ने इस पूरे इंसिडेंट को अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया और वहां से लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर अचानक जॉन को कुछ हुआ और वो दोबारा वहां जाने की जिद करने लगा। उसने अपने साथ आए फिशरमैन से कहा कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसा है जो उसे इस आइलैंड की तरफ खींच रहा है। उन फिशरमैन ने जॉन को रोकने की काफी कोशिशें की, लेकिन जॉन नहीं माना। 16 नवंबर को जॉन फिर से इस आइलैंड पर गया और इस बार वो लौट कर नहीं आ पाया। जो लोकल फिशरमैन उसे ड्रॉप करने गए थे, उन्होंने दूर से देखा कि सेंटिनलीज आदिवासियों ने जॉन के शरीर को एरोज से छलनी कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए और अजीब सी खौफनाक हंसी हंसते हुए जॉन की डेड बॉडी को अपने साथ जंगल में ले गए। आखिर उस आइलैंड पर जॉन के साथ क्या हुआ और उन आदिवासियों ने जॉन की डेड बॉडी का क्या किया? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। जॉन ने अपनी डायरी में इन सेंटिनलीज लोगों का जो हुलिया मेंशन किया था, उसके हिसाब से इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इनके चेहरे पर अजीब सा रेड एंड येलो पेस्ट लगा हुआ था। उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन किसी अजीब से फाइबर के स्ट्रिंग्स उनके कमर, गर्दन और सिर पर बंधे थे। उन सभी के हाथों में प्रिमिटिव वेपन्स जैसे कि बोज एंड एरोज एंड स्पीयर्स थे। इसके अलावा जो वीडियो फुटेज इन्वेस्टिगेटर्स को मिला, उससे यह पता चला कि सेंटिनलीज लोगों के बाल काफी छोटे होते हैं और उनकी स्किन का रंग जो है वो काफी डार्क और शाइनी होता है। उनके मसल्स वेल डिफाइंड होते हैं और उनमें ओबेसिटी या मैल न्यूट्रिशन का कोई भी सिम्टम नहीं होता। आखिर कौन है ये सेंटिनलीज और ये इतने खतरनाक क्यों हैं? क्या वाकई में ये लोग नरभक्षी यानी कि इंसान को मारकर खाने वाले लोग हैं? और क्या वो लोग जॉन की बॉडी को भी खा गए? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी में। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के हिसाब से लगभग 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से माइग्रेट हुए थे। वो पहले ईस्ट अफ्रीका से यमन गए, वहां से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया होते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक पहुंचे और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन हजारों सालों में जो लोग मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया या ऑस्ट्रेलिया में बसे, वो एक दूसरे से मिक्स होकर डेवलप्ड ह्यूमन रेस बन गए। लेकिन जो लोग इस रिमोट आइलैंड पर सेटल हो गए, वो बाकी दुनिया से आइसोलेट हो गए और आज तक आइसोलेटेड हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 30,000 साल से इस आइलैंड पर हैं और यही अपनी एक अलग मिस्टीरियस दुनिया बनाकर रहे हैं। बाकी दुनिया से कभी इनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये लोग आज भी दुनिया की लास्ट स्टोन एज ट्राइब माने जाते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आज भी ट्राइबल लाइफ जीते हैं, जंगलों में रहते हैं, इंसान का खून पीते हैं, शैतान की पूजा करते हैं और यहाँ ह्यूमन लॉज नहीं बल्कि जंगल का कानून चलता है। क्या ये सच है या सिर्फ एक थियरी है? यह भी तो हो सकता है कि इस आइलैंड पर कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद है जो अपने सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहती। इन सवालों का जवाब तो आज भी एक मिस्ट्री ही है, लेकिन इनके कैनिबल यानी नरभक्षी होने के कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशंस जरूर हैं। इस आइलैंड का सबसे पुराना रिटन डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलता है 2nd सेंचुरी एडी में, जब एक रोमन मैथमेटिशियन क्लॉडियस टोलेमी ने अपनी बुक में इस आइलैंड को द आइलैंड ऑफ कैनिबल्स लिखा था। फिर 673 एडी में एक चाइनीज ट्रैवलर जो सुमात्रा से इंडिया आ रहा था, उसने भी यही लिखा कि यहाँ के लोग कैनिबल्स हैं। 8th to 9th सेंचुरी में अरब ट्रैवलर्स ने भी यही बात डॉक्यूमेंट की और 11th सेंचुरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर एक टेंपल बना जिस पर लगा एक इंस्क्रिप्शन बताता है कि राजा राज चोला द फर्स्ट के समय भी लोग यही मानते थे कि ये आइलैंड अपवित्र है और यहाँ मैन ईटिंग लोग बसते हैं। फिर 1771 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिप इस आइलैंड के पास से गुजरी तो सर्वेयर्स ने वहां से रोशनी आती देखी। अगला रिकॉर्ड 1867 का है, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें लगभग 100 लोग थे वो इस आइलैंड के पास एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए।
बचे हुए लोगों पर इस आइलैंड की सेंटिनलीज ट्राइब ने अटैक कर दिया और कई ट्रैवलर्स की बॉडी को खा गए। फॉर्चुनेटली उस वक्त रॉयल ब्रिटिश नेवी ने बाकी के सर्वाइवर्स जो डैमेज शिप के डीप एरियाज में छुप गए थे उन्हें बचाया और लौटने के बाद सर्वाइवर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस बाकी दुनिया के साथ शेयर किए। फिर आया साल 1880 जब एक क्यूरियस ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडेल पोर्टमैन ने डिसाइड किया कि वो सेंटिनलीज ट्राइब से मिलने जाएगा और उन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करेगा। पोर्टमैन एक बड़ी नेवल आर्मी लेकर इस आइलैंड पर पहुंचा, लेकिन जब वो आर्मी भी इस आइलैंड के अंदर नहीं जा सकी तो पोर्टमैन अपनी ह्यूज आर्मी की हेल्प से शोर पर मौजूद एक ओल्ड सेंटिनलीज कपल और 4 सेंटिनलीज बच्चों को किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले आया। लेकिन पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही उस नेवल आर्मी के साथ अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स होने लगे। कुछ ही दिनों में वो ओल्ड सेंटिनलीज कपल जिसे पोर्टमैन अपने साथ लाया था उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत के साथ ही उस आर्मी को एक ऐसे कर्स ने जकड़ लिया कि उस आर्मी के सभी लोग मिस्टीरियस ढंग से मरने लगे। पोर्टमैन समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए उसने तुरंत 4 सेंटिनलीज बच्चे वापस इस आइलैंड को लौटा दिए और तब कहीं जाकर उस आर्मी के सोल्जर्स की मौत का सिलसिला थमा। अब ये वाकई में कोई कर्स था या उस आइलैंड पर वो सोल्जर्स किसी डेडली इन्फेक्शन के शिकार हुए थे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात, ये ट्राइब बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड ही रहना चाहती है। यूजुअली ह्यूमंस का नेचर होता है कि वो नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि सेंटिनलीज लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से सबसे करीबी आइलैंड सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है, जहां पूरी तरह से डेवलप्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं। फिर भी सेंटिनलीज ने उस आइलैंड पर जाने की कोशिश नहीं की। क्यों, ये कोई नहीं जानता। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया इस आइलैंड की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगी है तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? सच तो यह है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस आइलैंड की मिस्ट्रीज से अनअफेक्टेड नहीं रही। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कई एक्सपेडिशंस किए। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो इस आइलैंड पर गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ 20 मेंबर्स को लिया, जिसमें साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेस, अनआर्म्ड नेवी पर्सनल और एक गवर्नर भी शामिल थे। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद उनकी टीम ने सेंटिनलीज के फुटप्रिंट्स को लगभग 1 किलोमीटर तक फॉलो किया, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। इसलिए वो टीम शोर पर इस ट्राइब के लिए कुछ गिफ्ट्स जैसे कि कोकोनट्स, पॉट्स, पैन्स एटसेट्रा छोड़कर वापस लौट गई। फिर 1970 में एक ऑफिशियल इंडियन रिसर्च टीम इस आइलैंड पर गई और उन्होंने वहां एक स्टोन टैबलेट लगाया जिसमें लिखा था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। उस वक्त तक अपनी मिस्टीरियस कहानियों और हिडन सीक्रेट्स की वजह से यह आइलैंड इतना फेमस हो चुका था कि 1974 में एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू भी इस आइलैंड पर गया। इस फिल्म क्रू के साथ त्रिलोकनाथ पंडित और कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी थी। इस बार फिर से उन्होंने कुछ कोकोनट्स और एक जिंदा पिग गिफ्ट के रूप में वहां छोड़ा। उन्होंने ये सब चीजें शोर पर रखी और थोड़ा दूर जाकर वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ सेंटिनलीज ट्राइबल्स जंगल से निकलकर शोर पर आए और उन्होंने फिल्म क्रू पर बोज एंड एरो से अटैक करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनका एक एरो फिल्म डायरेक्टर प्रेम वैद्या की थाई में भी लग गया, जिसकी वजह से प्रेम वैद्या के पूरे शरीर में एक अजीब सा जहर फैल गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। हालांकि प्रेम वैद्या की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर्स आज तक उस मिस्टीरियस पॉइजन का पता नहीं लगा पाए हैं जो सेंटिनलीज के एरोज पर लगा था। इस इंसिडेंट के दौरान एक और मिस्टीरियस चीज हुई। सेंटिनलीज ट्राइब ने कोकोनट्स तो ले लिए, लेकिन उस जिंदा पिग पर अटैक कर दिया और उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को खाने के बजाय वहीं शोर पर दफन कर दिया। इस इंसिडेंट ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि सेंटिनलीज एक ट्राइबल कम्युनिटी है और वो लोग तो इंसान तक को कच्चा चबा जाते, फिर उन्होंने उस पिग को क्यों नहीं खाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटिनलीज सिर्फ इंसानों का मांस ही खाते हैं, एनिमल्स का नहीं? लेकिन अगर ये सच है तो फिर इतने हजारों सालों से वो इस आइलैंड पर किसका मांस खा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद 1970s और 1980s में त्रिलोकनाथ पंडित ने इन लोगों से कांटेक्ट करने की कई कोशिशें की,
लेकिन हर बार सेंटिनलीज ने उन पर अटैक करके उन्हें आइलैंड से भगा दिया। फिर आया साल 1991, जब इस आइलैंड की हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जनवरी 1991 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी एक स्मॉल टीम के साथ बिना किसी वेपन के इस आइलैंड पर गई, और इस बार कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि मधुमाला चट्टोपाध्याय भी इस आइलैंड के अंदर तो नहीं जा पाई, लेकिन पहली बार सेंटिनलीज ने किसी कॉन्वॉय पर अटैक नहीं किया और मुस्कुराते हुए मधुमाला चट्टोपाध्याय से कोकोनट्स एक्सेप्ट की। इस फ्रेंडली कांटेक्ट ने एक्सपेडिशन टीम के हौसले बढ़ा दिए और अगले दिन वो टीम फिर से इस आइलैंड पर पहुंच गई। लेकिन जब मधुमाला शोर पर उतरी तो अचानक से एक सेंटिनलीज ने उन पर अपना एरो तान दिया और गुस्से में अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। मधुमाला जानती थी कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिली और मुस्कुराते हुए कुछ अजीब से शब्द बड़बड़ाने लगी, जिसे सुनकर वो सेंटिनलीज आदमी चौंक गया। फिर एक सेंटिनलीज औरत जंगल से बाहर आई और उसने अपने हाथ से उस सेंटिनलीज आदमी का बोन नीचे कर दिया। फिर मधुमाला ने उस सेंटिनलीज औरत की आंखों में देखा और काफी देर तक वो दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखती रही, मानो जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रही है। कुछ देर बाद मधुमाला वापस अपनी बोट पर चढ़ी और टीम के साथ लौट आई। सेंटिनलीज ट्राइब के साथ ये अब तक का पहला और आखिरी फ्रेंडली कांटेक्ट था, जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर क्यों सेंटिनलीज ने मधुमाला और उनकी टीम पर अटैक नहीं किया। कुछ एक्सपर्ट्स इसे बंगाल का काला जादू कहते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद ये पहली बार था जब एक औरत ने उनसे कांटेक्ट किया था, इसलिए वो शांत थे। अब असली वजह क्या थी ये तो आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही है, लेकिन उसके बाद मधुमाला दोबारा वहां कभी नहीं गई और लौटने के बाद भी उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वो आइलैंड के शोर पर खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही थी या आंखों ही आंखों में उन्होंने उस सेंटिनलीज औरत से क्या बातें की। लेकिन ये पहली और आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया के साथ इतना फ्रेंडली रहे। 1991 के बाद जितनी भी एक्सपेडिशन टीम्स वहां गईं, सब पर वायलेंट अटैक हुआ और कई लोग मारे गए, जिनकी डेड बॉडीज उस आइलैंड से वापस नहीं आ पाई। आप जानते ही हैं। इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि फाइनली 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को एक रेस्ट्रिक्टेड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और किसी के भी वहां जाने पर रोक लगा दी। साथ ही एक पॉलिसी बना दी जिसे आइज ऑन हैंड्स ऑफ पॉलिसी कहा जाता है। मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट उन पर नजर रखेगी और अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो उनकी मदद भी की जाएगी, लेकिन कोई भी उनके अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद साल 2004 तक सब कुछ शांत ही रहा और फिर इंडियन ओशन में आई एक भयानक सुनामी। जिसमें दुनिया भर के 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन तब सेंटिनलीज आइलैंड पर हुआ कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जिसने दुनिया भर को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। जहां इस सुनामी की वजह से इसके आसपास के सारे छोटे आइलैंड समंदर के गर्भ में समा गए, ये आइलैंड समंदर से 1.5 मीटर ऊपर उठ गया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक हेलीकॉप्टर यहां भेजा। नतीजा यह हुआ कि सेंटिनलीज ट्राइब ने उस हेलीकॉप्टर पर शार्प एरो से हमला कर दिया और हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस बार भी कोई उस आइलैंड पर जा तो नहीं पाया, लेकिन दुनिया को यह जरूर पता चल गया कि इतनी भयानक सुनामी के बाद भी ये आइलैंड और यहाँ के लोग पूरी तरह से सेफ एंड हेल्दी हैं। आखिर ऐसे कौन से मिस्टीरियस पावर्स हैं जो हजारों सालों से इस आइलैंड और यहाँ के आदमखोर ट्राइब्स को जिंदा रखे हुए हैं? ये तो आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही है। अगले एपिसोड में फिर से लेकर आऊंगा एक ऐसी मिस्ट्री जो आपके होश उड़ा देगी। See you in the next episode. Till then, keep watching, keep liking, keep sharing and keep commenting. Also, don't forget to subscribe. The 2 AM Show.